नमस्कार सभी को। एनसीईआरटी ज्योग्राफी डे 11 लेक्चर 10 पार्ट 2 में सबका स्वागत है। ये आपका लास्ट लेक्चर है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जिसके बाद हम 2 आपके एनसीईआरटीज खत्म कर चुके हैं। तो इसके बाद हम टेस्ट की तरफ जाएंगे। आपके जितनी भी एनसीईआरटीज अभी हमने पढ़ी हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी, उनका 100 क्वेश्चंस का आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा। इसके बाद विद डिटेल्ड आंसर की आपको मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी। कई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते, वो पेपर में इसीलिए डाले गए हैं ताकि आप और कंसेप्ट्स और चीज़ें भी टेस्ट के थ्रू सीख सकें। तो घबराइएगा मत, बस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक वेबसाइट पे नहीं रजिस्टर किया, वेबसाइट पर रजिस्टर करके इस तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमने मेन जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है, वो 2 कंसेप्ट्स के ऊपर बात करनी है। ठीक है, वो है हमारा एग्रीकल्चर का कंसेप्ट और उसके बाद हमारा पॉपुलेशन का कंसेप्ट। 2 कंसेप्ट्स के ऊपर हमने बात करनी है, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। देखो, एग्रीकल्चर के ऊपर हर साल ये फिक्स है, हर साल आपके 2 मार्क्स यहीं से हैं। सबसे ईज़ी क्वेश्चन है अगर आपको आता हो, अगर नहीं आता तो सीधा गया। क्वेश्चन क्या आता है, आपको इनमें से कोई भी एक क्रॉप आ जाएगी। सबसे पॉपुलर क्रॉप्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, बाकी और क्रॉप्स भी हम मेन ज्योग्राफी में कवर करेंगे, पर जिनमें सबसे ज्यादा 90% चांस होता है कि यही क्रॉप्स आएंगी। क्वेश्चन क्या आता है कि देखो, आपको नहीं स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, आपको गेस करना होता है किस क्रॉप की बात की जा रही है। ठीक है, आपको लिखा जाएगा ये जो क्रॉप है इसे 22 टू 32 डिग्री के बीच में उगाया जाता है। इसे 150 टू 300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इसे डीप क्लेई एंड लूमी सॉइल चाहिए। डीप क्लेई और लूमी सॉइल का मतलब होता है, लूमी सॉइल का मतलब होता है जो पानी होल्ड कर ले। ठीक है, तो ऐसी सॉइल चाहिए और ये लेबर ट्रैक्टर्स और ये सारी चीजें यूज होती हैं। सिर्फ इंडिया में वीट ही ऐसी है जो मैकेनाइज है प्रॉपरली, बाकी सारी जगहों पे ज्यादातर इंडिया में लेबर ही यूज होती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें इसलिए पढ़नी जरूरी हैं, ये सारी याद करनी जरूरी है। अब यहाँ पे मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपकी याद करने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, तो मैंने एक तभी ये डिटेल्ड शॉर्ट टेबल तैयार किया है। नोट्स में आपके इसके थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल इससे भी ज्यादा है, जैसी लाइनें आ जाती हैं वो भी हैं, पर यहाँ पे मतलब कि जैसे नोट्स के अंदर ये और डिटेल में लिखा है ह्यूमिड और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है, तो पर एक जो बेसिक डिटेल जैसे क्वेश्चन आता होता है वो आपके यहाँ पे लिख दिया गया है कि राइस, वीट, मिलेट, शुगर केन, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, टी, इनके टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, लेबर, क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे हर चीज़ डिटेल में लिखी हुई है। ये आपने सारी, जैसे कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे फेमस है, 21 टू 31 डिग्री चाहिए। ठीक है, इसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब ये ऐसी किसी जगह पे ना होगे जहाँ पे आपकी पानी जम जाता है या बर्फ पड़ सकती है। ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री, पानी भी नहीं जमना चाहिए, बर्फ तो चलो अलग बात है, पानी भी नहीं जमना चाहिए, तो इतना नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी नॉर्दर्न स्टेट्स में भी उगाई जाती है जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, पर चलो फ्रॉस्ट फ्री डेज तब भी रह सकते होते हैं। 50 to 100 सेंटीमीटर वैसे रेनफॉल चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारी की सारी कंडीशंस याद रखनी है। मैं आपको ये क्लियर एक स्लाइड दे देता हूँ, इस सारी चीज़ को नोट करके अच्छे से पढ़ना। पेपर में भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी आएंगे और ऑब्वियसली पेपर में तो आएंगे ही आएंगे। हर साल एक क्वेश्चन पक्का है, ये आता ही आता है। ठीक है, और ये पढ़ना ही पढ़ना है आपने। इससे नेक्स्ट बात करते हुए देखो, पॉप को बताने लगा हूँ ताकि अब बाद में हमने इंडियन सोसाइटी का भी सब्जेक्ट करना है, तो हम वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर आपके ज़्यादा पजल आउट ना हो, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। देखो, आपकी पॉपुलेशन हमेशा ना, ये माना जाता है कि कंट्रीज जो होती है ना, हमेशा 5 स्टेजेस से उनकी पॉपुलेशन पास करती है। ठीक है, पॉपुलेशन मेजर करने की अब 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक होता है बर्थ रेट, ये मैं आपको पिरामिड्स के हैं ये बाद में बताता हूँ। एक होता है बर्थ रेट और एक होता है डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट का मतलब है एक साल में कितने लाइव बर्थ हुए हैं, जिंदा बच्चे कितने हुए हैं। ठीक है, कई बॉन्डेड होते हैं, पर लाइव बर्थ्स कितने हुए हैं उसकी काउंटिंग। डेथ्स, एक साल में कितनी आपकी डेथ्स हो गई हैं। ठीक है, ये 2 चीजें, तो इन्हें अगर आप मेजर करोगे, इससे आप
कैसे कंट्री डेवलप करती जा रही है उसके कारण आपके अलग-अलग चीज़ें बनती जाएँगी। देखो जब कोई भी देश शुरू करता है, कोई नई सेटलमेंट शुरू होती है, ना वहाँ पे एजुकेशन होती है, ना लोगों में अवेयरनेस है, तो ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग भी नहीं है, पर दूसरी साइड पे आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसी चीज़ें भी नहीं है। इसके कारण लोग बच्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, पर डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा, दोनों ही ऊपर है। इसके कारण क्या होगा, मतलब बर्थ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब एक-एक फीमेल के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेट्स सपोज़ 7-7 10-10 बच्चे भी हो सकते हैं। पर वहाँ पे हर इंसान लेट्स सपोज़ एवरेज एज ही 40-45 ईयर्स जी रहा है, उससे ज़्यादा वो उम्र जी नहीं पा रहा। तो कहीं न कहीं उसकी डेथ भी जल्दी हो रही है। तो इस कारण ये देश की पॉपुलेशन, ये जो बीच का गैप है ना, ये है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है? बर्थ रेट ऊपर है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। पर वो बहुत छोटा ग्रोथ है क्योंकि डेथ भी बहुत हो रही है, ठीक है? जैसे-जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी, देखो पहले हमने सीवेज बनाने शुरू किए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बनानी शुरू की, इसके कारण लोगों का मरने की मतलब मरने कम हो गए। पर दूसरी साइड पे एजुकेशन कभी इतनी तेज़ी से नहीं फैलती और फैमिली प्लानिंग तो बहुत ही स्लोली फैलती है। तो इसके कारण क्या होता है, सडनली इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। इसे कहते हैं आपका पॉपुलेशन बूम आ गया। आपकी पॉपुलेशन सडनली बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी है। इंडिया में 1921 से आपकी पॉपुलेशन सडनली इतनी ग्रो करनी शुरू की, ठीक है? इंडिया इस फेज़ में तब आ गया था। तो इंडिया उसके बाद से सडनली आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करनी शुरू कर दी थी। तो ये पॉपुलेशन बूम इंडिया में 1921 के बाद आया था। स्टेज 2 आ गई थी हमारे यहाँ पे, ठीक है? जहाँ पे डेथ रेट तो कम होने लग गए धीरे-धीरे, पर बर्थ रेट अभी भी बरकरार थे, ठीक है? बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। स्टेज 3 आई, अब धीरे-धीरे हेल्थ फैसिलिटीज़ एक हद तक इम्प्रूव हो सकती हैं, तो वो एक जगह आके अब थोड़ी-सी स्टेबल होने लग जाता है नंबर। पर अब लोगों में धीरे-धीरे जब जब एजुकेशन फैलती जाएगी, लोग अब बर्थ रेट पे भी काम करने लगेंगे, फैमिली प्लानिंग सरकार भी ज़ोर डालेगी, ये भी डिक्लाइन होना शुरू होगा, तो अब गैप कम होना शुरू होगा धीरे-धीरे, ठीक है? तो ये आपके 1991 के सेंसस में सबसे पहले पॉइंट आउट हुआ था कि हमारा बर्थ रेट गिरना शुरू हो गया। ये 1991 के सेंसस में पॉइंट आउट हो गया था कि हम स्टेज 3 में आ गए। अब जो है इसके बाद एक ट्रबल्ड फैक्टर शुरू होता है कि बर्थ रेट लगातार गिरता जाता है। ये अभी इंडिया के साथ ऑब्वियस अभी इंडिया के साथ शुरुआत हुई है इसकी, अभी इंडिया इस पे नहीं पहुंचा, पर जो जापान जैसी कंट्रीज है ना, उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है। देखो अगर बर्थ नहीं हो रहे, इसका मतलब है जो यंग वंस हैं वो नहीं आ रहे, जो जवान हैं वो पॉपुलेशन में नहीं आ रहे। देखो आपकी पॉपुलेशन को आप 3 हिस्सों में बाँट सकते हो, 0 टू 15, 15 टू 59 और 59 प्लस। जो 0 टू 15 है और 59 प्लस हैं, ये दोनों के दोनों डिपेंडेंट हैं। ये अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकते, इन्हें सरकार या अपनी फैमिली मेंबर्स की ज़रूरत है इनका ध्यान रखने के लिए। 0 टू 15 ऑब्वियसली पैदा होते बच्चा काम पे थोड़ी लग जाएगा, टैक्स थोड़ी भरने लग जाएगा। उसे पहले हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, एजुकेशन चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तब जाके वो कहीं कमाने लायक उम्र में आएगा। कमाने लायक उम्र है 15 टू 59। ये हैं जो सरकार के लिए एक्चुअली इकोनॉमिक एसेट्स हैं। आप में से ज़्यादातर जो वीडियोज़ देख रहे हैं, वो भी ऑब्वियसली इसी एज ग्रुप में पढ़ते होंगे, तभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो मतलब 59 साइड पे नहीं, पर स्टिल इसी ब्रैकेट में आते हो। आपको सरकार इकोनॉमिक एसेट मानती है, क्योंकि आप ही कल कमाइयाँ करके कोई चाहे प्राइवेट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, आप ही टैक्सेस भर रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। आपके सिर पे ही बाकी दोनों के लिए एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़, ओल्ड एज होम सब कुछ तभी तैयार होगा जब आप टैक्सेस भरोगे। पर जब यंग वन्स नहीं आएँगे, जब नए बच्चे नहीं पैदा हो रहे ज़्यादा, तो धीरे-धीरे आपके ये जो ग्रुप है, जो कमा रहा था, ये भी तो छोटा होने लगेगा। लॉन्ग टर्म में ये भी तो मतलब इन्होंने ही तो कभी ना कभी बड़े होना है। पर यहाँ पे अगर बच्चे ही नहीं कर रहे, तो आगे ये ग्रुप अपने आप छोटा हो जाएगा। अगर ये ग्रुप छोटा होता जा रहा है, तो देखो पुराने लोग तो बुज़ुर्ग हो ही रहे हैं ना, तो इनका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ने लग जाता है और ऑब्वियसली देश की तरक्की भी तो यही लोग करवा रहे हैं। अगर ये लोग नहीं है तो इकोनॉमी भी ग्रो करना बंद कर जाती है, क्योंकि नई इनोवेशन लाने वाले ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनर्जी हो शरीर में तभी।
तो जापान के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। जापान की एवरेज एज 54 तक पहुंच चुकी है। तो जापान दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट देश इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि उसके अंदर यंग वंस ही नहीं आ रहे हैं। लोग चाइल्ड बर्थ इस चीज़ों में अब इंटरेस्टेड ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ वो कंट्री तो 5th स्टेज पे जा रही है जहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन हो गए हैं और डेथ रेट उससे ज़्यादा है। तो यानी कि अब पॉपुलेशन श्रिंक होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे पॉपुलेशन श्रिंक होनी शुरू होती है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन पहले बूम जैसे आया था, बढ़नी शुरू हुई थी, यहाँ पे श्रिंक। पर श्रिंक से पहले की जो आबादी प्रॉब्लम्स हैं कि सारे के सारे लोग आपके बुजुर्ग होते जा रहे हैं और उनका टेक केयर, तो वहाँ पे सरकार का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट ने आज से 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले, ठीक है, एग्जैक्ट साल कहीं लिखना नहीं है ऐसे किस सरकार के क्रिटिसिज्म में। बेसिकली आपके 4 साल पहले फ्रांस में ना बहुत बुरी तरीके से हीट वेव आई थी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुए थे वहाँ पे। उस सडन टेम्परेचर राइज के कारण ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सडनली टेम्परेचर बढ़ कम हो सकते हैं। तो बहुत दिनों तक जो गर्मी चली वहाँ पे, बहुत सारे घर, क्योंकि फैंस कुछ नहीं होता, बहुत सारे बुजुर्ग जो थे वो गर्मी के कारण ही मर गए। पर सरकार ने उनकी फ़िक्र करने की नहीं सोची, क्योंकि अगर उनकी टेक केयर करने जाते, सबके लिए कुछ ना कुछ इंस्टॉल करने जाते, सब कुछ ज़्यादा खर्चा ही बहुत ज़्यादा था। सरकार ने भी इग्नोर कर दिया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्चुअली, जो अगर आपको पता हो, ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इंडिया में हमेशा से स्लोगन दिया गया है, हम दो हमारे दो, वो यहीं से आया है कि अगर 2 लोग बुजुर्ग हो रहे हैं, उन्हें 2 जो बच्चे होंगे वो एडल्ट्स बन रहे होंगे तो वो कमाना शुरू करेंगे। ठीक है? तो अगर 2 वर्कफ़ोर्स से बाहर जा रहे हैं, 2 लोग वर्कफ़ोर्स में आते हैं। दूसरी चीज़, अब ये यहाँ पे कैसे-कैसे कौन-सी चीज़ हाई होती है, कौन-सी लो होती है, वो सब कुछ लिखी है। अब इन्हीं चीज़ों को हम मेज़र करते हुए एक साथ में एक और चीज़ बना सकते होते हैं, जिसे कहते हैं एज सेक्स पिरामिड। देखो, एज सेक्स पिरामिड क्या है, ये आपको अ, 3 इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। पहली इन्फॉर्मेशन है कि आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन कैसी दिखती है, कितने यंग हैं, कितने ओल्ड हैं। देखो, हम क्या करते हैं, हमारी पॉपुलेशन में जितने भी जिस एज ग्रुप में लोग आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम उनका नंबर अरेंज कर देते हैं। एक साइड पे आपके मेल्स हो गए और एक साइड पे आपकी फीमेल्स के नंबर लिखने शुरू करो। यानी कि जैसे 0 टू 4 में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। करते कराते ऐसे सारी एज ग्रुप्स में आप नंबर लिख दो, तो आपको एक किसी ना किसी टाइप का पिरामिड दिखाई देगा। ठीक है? अगर तो आपका पिरामिड इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अपवर्ड पिरामिड, ठीक है? जो नीचे ज़्यादा ब्रॉड होता है और ऊपर को छोटा होता जाता है। इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन में यंग लोग ज़्यादा हैं और बुजुर्ग बहुत कम है। ये 75-79 ये बहुत कम है, तभी ये इतना नंबर छोटा है। ठीक है? तो ये डेटा भी ये बताता है कि यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं। दूसरी चीज़ जो ये बता पाता है कि आपके हर ग्रुप में मेल टू फीमेल रेशियो कितनी बढ़ती है। ठीक है? यहाँ पे अगर इस ग्रुप को जैसे देखोगे, यहाँ पे ये फीमेल वाली साइड बड़ी है मेल से। यानी कि जो भी 65 टू 69 की एज में रह गए हैं ना, यहाँ पे मेल्स की डेथ ज़्यादा हो रही है, फीमेल्स की डेथ कम हो रही है, फीमेल की आबादी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है? ऐसी चीज़ें भी ये बता देता है। तो ऐसी जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से एज सेक्स पिरामिड से हम पता लगा लेते हैं। ठीक है? अब देखो, जब आपका देश बिल्कुल ही यंग होता है, डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है, तब आपके ये फिगर इस तरीके से दिखाई देती है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे अब पॉपुलेशन बूम होनी शुरू होगी, ये फिगर थोड़ी-सी सीधी होती जाएगी। क्योंकि एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई तो डेथ थोड़ी-सी कम होगी, तो ऊपर से ये थोड़ा-सा चौड़ा होना शुरू हो गया। ठीक है? पर अभी भी बर्थ रेट ज़्यादा है, इस कारण ये नीचे अभी भी चौड़ा है। धीरे-धीरे अब बर्थ रेट कम होना शुरू होगा, ये नीचे से सीधा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब ज़्यादातर आबादी आपकी ये वाले ग्रुप में ऊपर आनी शुरू होगी। ठीक है? क्योंकि नए बच्चे अब कम आ रहे हैं, धीरे-धीरे बुजुर्ग होते जा रहे हैं। थोड़ा और बढ़ेगी, अब देखो बुजुर्गों, ये ऊपर वाले जो सबसे बुजुर्ग थे, अब ये बढ़ते जा रहे हैं और नीचे के नंबर से अब बैलेंस होता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा, ये नंबर नीचे से छोटा हो जाएगा, ऊपर से भी ऐसे बड़ा हो सकता है। ठीक है? कि आपकी ज़्यादातर आबादी बुजुर्गों की है और यंग वन्स कम है।
ठीक है? जो चीज़ एज सेक्स पिरामिड नहीं बता पाती ना, वो है कि आपकी पॉपुलेशन नंबर कितना है। मतलब आप ये पिरामिड देख के ये नहीं पता लगा सकते कि आपकी आबादी 100 करोड़ की है, ठीक है, 200 करोड़ की, क्योंकि बस आपने डेटा को जोड़ के ऐसे लिख दिया। यहाँ पे कहीं पे भी नंबर नहीं है जो इसे रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि पॉपुलेशन का नंबर क्या है, ठीक है? तो ये पेपर में क्वेश्चन आया होता है, यहाँ पे बताना ज़रूरी था। ये था आपका ये लेक्चर, थैंक यू। अब आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है? जहाँ पे हम एनसीईआरटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी शुरू करेंगे।